हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी इंडियन पॉलिटी। तो पॉलिटी जो है आप लोगों की, इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, कोई भी एक आर्टिकल दे देगा, वो पूछ लेगा उस आर्टिकल से रिलेटेड कोई इसमें क्या चीज़ मेंशन है। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं संविधान से, पॉलिटी से। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आज तक हुए हैं टिल अगस्त 2023 सारे के सारे आप लोगों को करवाने वाला हूँ। शॉर्ट में करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहां पर पॉलिटी आएगी, आप लोग इस वीडियो को देखकर चले जाइएगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कोई भी क्वेश्चन आप लोग का रॉन्ग नहीं होने वाला है, ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आधे घंटे में सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कंप्लीट कर लेंगे। और आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो, या कोई भी एग्जाम हो जहां पॉलिटी आप लोग की पूछी जाती है, इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और ये मेरा थोड़ा सा इंटरव्यू है। मेरा नाम दीपक है, मैंने बीटेक की मैकेनिकल से, गेट क्वालिफाई, यूपीएससी लोअर पीसीएस, आईआरटी टेक्नीशियन, बहुत सारे एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए हैं। और फाइनल सिलेक्शन मेरा पोस्टल असिस्टेंट एंड एनटीपीसी में एज ए ट्रेन मैनेजर हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, ये तो आप लोग का फर्स्ट। आप लोग को इसका ईयर भी याद रखना है। जिन जिन के ईयर याद रखने मैंने लिख रखे हैं, आपको बताता चलूँगा कि आप लोग को इसका ईयर भी याद रखना है। आपको पूरी चीज़ नहीं याद रखने की उस संविधान संशोधन में क्या था, आपको सिर्फ की पॉइंट पकड़ना है। एक की पॉइंट पकड़िएगा, क्योंकि आप लोग के पास ऑप्शन रहेगा, तो आप लोग को सीधा वही ऑप्शन पे टिक करके अपने एग्जाम में आगे बढ़ना है। तो जो पहला संविधान संशोधन था, ये किस ईयर में हुआ था? 1951 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका ईयर। और की पॉइंट क्या है इसमें हमने क्या कर दिया था? अबोलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम। तो जो पहले से ज़मींदारी सिस्टम चला आ रहा था उसको ख़त्म कर दिया गया था। और हमारे संविधान में क्या था कि ओरिजिनली जो संविधान था उसमें 8 शेड्यूल थे, तो उसमें एक 9th शेड्यूल ऐड किया गया था। वही था आप लोगों का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें हमने ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया था। ये था आप लोगों का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब चलते हैं दूसरे वाले पर। ये आप लोगों का सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसका ईयर भी याद रखना है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है। ये इसकी ट्रिक हो जाएगी ईयर याद करने की। पहले वाले में 1 था तो वहाँ भी 1951 में 1 था, तो वो उसकी ट्रिक थी। ईयर याद करने की ट्रिक ये किस ईयर में होता? 1952 में होता। इसमें क्या हुआ था? रिमूव द अपर पॉपुलेशन लिमिट फॉर द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो बस ये की फैक्ट आप लोग को याद रखना है कि इसमें हमने जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसकी जो पॉपुलेशन की अपर लिमिट थी वो हमने इसको अबोलिश कर दी थी, ख़त्म कर दी थी। तो ये था इसका की फैक्ट। दूसरे संविधान संशोधन का ईयर भी याद रखना है और की फैक्ट सिर्फ ये चीज़ याद रखिएगा, आप लोग इसको सही कर पाएंगे। अब चलते हैं थर्ड वाले पर। अब उसके बाद आप लोगों को ना तो थर्ड याद रखना है ना फोर्थ याद रखना है, आपको डायरेक्टली याद रखना पांचवा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी भी ईयर याद रखनी। ट्रिक बहुत आसान है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है। तो 1955 में ये अमेंडमेंट हुआ था। इसमें क्या था देखो, इससे पहले क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट के टाइम पर जब हमारे स्टेट वगैरह बन गए थे तो स्टेट को रीऑर्गेनाइज़ किया जा रहा था। तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि जब आप लोग कोई भी स्टेट को रीऑर्गेनाइज करेंगे तो एक्ट लाना पड़ेगा, पार्लियामेंट में लाना पड़ेगा, और फिर उस एक्ट को क्या है स्टेट के पास भी भेजा जाता है, जिसकी आप लोग बाउंड्री को अल्टर कर रहे हैं स्टेट की, या फिर उसमें उस 2 स्टेट को मर्ज कर रहे हैं, तो स्टेट के पास वो बिल जाएगा। तो क्या होता था, जो हमारी स्टेट की लेजिस्लेचर थी उसके पास कोई टाइम लिमिट नहीं थी, उसको कब तक भी वो अपने पास रख सकते, पास करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो उसी को ख़त्म करने के लिए जल्दी से स्टेट बन जाए, तो ये एक अमेंडमेंट किया गया था 1955 में। इसमें क्या किया था कि प्रेसिडेंट को पावर दे दी थी कि वो टाइम लिमिट सेट कर देगा स्टेट लेजिस्लेचर के लिए कि उसको बिल को पास करिए। तो ये था 1955 में पांचवा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 7th। तो यह 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसका आप लोग को ईयर भी याद रखना है। ये हुआ था 1956 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ईयर भी। अब क्या हुआ करता था, इससे पहले क्या होता था कि स्टेट की कैटेगरी हुआ करती थी ABCD। तो उन कैटेगरी को फिनिश कर दिया और दो टाइप की चीज़ें बनकर आई हमारे सामने। एक तो स्टेट आया और एक आई यूनियन टेरिटरी। 14 स्टेट बने थे। ये भी पूछा जाता है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के माध्यम से कितने स्टेट बने थे? तो 14 स्टेट बने थे और 6 यूटी बनी थी। 14 × 6 20 होता है, इस तरीके से याद रखिएगा। 14 and 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। नेक्स्ट आता है आप लोगों का 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये आप लोग का 8वें नंबर का था। इसमें क्या आता है, हमारा जो SC होते हैं, ST होते हैं, एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन है वो 20 वर्ष के लिए हर बार बढ़ाया जाता है। ये पहले से चला आ रहा है ड्यूरिंग द जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। SC ST एंड एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन है उसको टाइम पर जब भी 20 ईयर पूरे हो जाते हैं उससे पहले उसको बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर 8th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसको बढ़ा दिया गया था 20 साल के लिए। अब कितने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कब कब इसको बढ़ाया गया, तो आप लोग को याद रखना। पहले 8 में बढ़ाएगा, फिर 23 में बढ़ा देंगे,
फिर 45 में बढ़ा देंगे, फिर 62 अमेंडमेंट करेंगे, फिर 20 साल के लिए बढ़ा देंगे, फिर 79 अमेंडमेंट करेंगे, फिर 20 ईयर के लिए बढ़ा देंगे, फिर 95 अमेंडमेंट करेंगे, फिर 20 ईयर के लिए बढ़ा देंगे। और जो लेटेस्ट हुआ 104वां अमेंडमेंट हुआ, इसमें भी हमने 20 साल के लिए SC/ST का जो रिजर्वेशन है वो बढ़ा दिया है। तो यह था आप लोगों का 8th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आप लोगों का 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये भी पूछा जाता है। इसमें क्या आता है, ये 2 जगह थी, एक तो बेरूबारी थी और खुलना, तो ये 2 एरिया हमने पाकिस्तान को दे दिए थे। बस इतना याद रखना, ये इसका की फैक्ट है। और याद रखना ये 9th नंबर का था, बेरूबारी और खुलना नामक 2 जगह थी, हमने पाकिस्तान को दे दी थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है 10th नंबर का। 10th नंबर का आता है 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखो इसको हिंदी में बोलते हैं 10, द से 10 बनता है और द से दादर नागर हवेली बनता है। तो बस इस तरह से इसको आप लोग रिलेट करके याद रख सकते हैं। मुझे हमेशा याद रहेगा, आपको भी याद रहेगा, द से 10, द से दादर नागर हवेली। बस ये किसका की पॉइंट था, ये 10 आपको याद करवा दिया मैंने। अब चलते हैं नेक्स्ट पेपर में। अब आपको 11 याद नहीं रखना है, आपको 12 याद रखना है। 12 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो आप लोग को 12 याद रखना है। ब से 12 बनता है। देखो यहाँ पे 2 लेटर आ रहे, तो गोवा एंड दमन, तो यहाँ पे 2 चीज़ आएगी। तो गोवा एंड दमन एंड दीव को यूटी बना दिया गया था 12वें में। गोवा एंड दमन दीव को यूटी बना दिया 12वां संविधान संशोधन के तहत। बस ये की फैक्ट याद रखिए, आपका खत्म हो जाएगा संविधान संशोधन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट आता है आप लोगों का 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 13वां संविधान संशोधन। इसमें क्या था, हमारा नागालैंड स्टेट बना था। तो याद रखना, ये भी पूछा जाता है, आप लोगों से घुमा के पूछेगा कि नागालैंड जो स्टेट बना था वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत बना था। तो आपका उत्तर हो जाएगा 13। आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि नागालैंड जो स्टेट बना था वो किस ईयर में बना था। अगर आप लोगों ने ये ईयर याद रखा है तो 1962 तो आप लोग बता दोगे। कई बार ऑप्शन में 1963 होगा तो भी आप लोग बता दोगे, क्योंकि आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर याद कर लिया तो आप लोग उसके आसपास 2-3 क्वेश्चन जो बनेंगे वो बता देंगे। तो ये था आप लोगों का 13वां। ये भी पूछ लेगा कि नागालैंड से रिलेटेड कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, तब भी आप लोग का उत्तर क्या होगा, 13 होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। नेक्स्ट आता है आप लोग का 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये कब हुआ था, तो 14th में आता है 4, तो पुंडीचेरी, यहाँ पे भी चेरी 4 और यहाँ पे भी 4। तो इस तरीके से ट्रिक है इसकी, चेरी और पुंडीचेरी। तो यहाँ पर 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, पुंडीचेरी का नाम याद रखिए, 14वें नंबर का याद रखिए, इसका की फैक्ट है। बस इतना याद रखना, इसमें क्या चीज़ है, क्या हुआ था, कब हुआ था, वो सब चीज़ें आपको याद नहीं रख रही। ऑप्शन आप लोग को दिया जाएगा एग्जाम में, टिक करके अपना 1 मार्क्स लेकर के आगे बढ़िए। यह आप लोग का 14th नंबर का। अब सीधा 14 के बाद आप लोग को याद रखना 18 नंबर का, 18th नंबर का। इसका ईयर भी आप लोग को याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस ईयर में हुआ था, 1966 में हुआ था। इसका की फैक्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश। पहले क्या हुआ करता था, एक ही स्टेट हुआ करता था पंजाब, और पंजाब को तोड़ के हमने पंजाब बनाया, हरियाणा बनाया, हिमाचल प्रदेश बनाया लिंग्विस्टिक बेसिस पर। यहाँ पर पंजाबी बोली जाती है, यहाँ पर हरियाणवी बोली जाती है, और यहाँ पर पहाड़ी वाला क्षेत्र था जो उसको अलग करके हमने बनाया 1966 में। 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आता है उसके बाद 19 नहीं याद रखना, 20 नहीं याद रखना, डायरेक्टली याद रखना 21वां संविधान संशोधन 21st। इसका ईयर भी याद रखना है। इसका ईयर का है 1967। इसका की इफेक्ट क्या है, हमारा जो ओरिजिनल संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें 14th लैंग्वेज थी 8th शेड्यूल के अकॉर्डिंग। तो उसमें जो 15वीं लैंग्वेज जोड़ी गई थी वो सिंधी थी। किस ईयर में जोड़ी गई थी ये भी पूछा जाता है, 1967। कौन सी लैंग्वेज जोड़ी गई थी ये भी पूछा जाता है, तो सिंधी थी। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ी गई थी, तो 21 था। अब मैं आप लोगों को लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी संविधान संशोधन है उनकी ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले 21 हुआ, उसके बाद इसमें 71 होगा, और इन दोनों को जोड़कर क्या आएगा, 92। तो ये 3 संविधान संशोधन है जो आप लोगों को लैंग्वेज से रिलेटेड है। यहाँ पर आप लोग सिंधी जोड़ेंगे, फिर यहाँ पर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ेंगे, और यहाँ पर आप लोग की बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 लैंग्वेज यहाँ जोड़ेंगे। तो 1 लैंग्वेज यहाँ जोड़ी, 3 यहाँ जोड़ी, 4 और 4 यहाँ जोड़ी, 8 और 14 पहले से थी। टोटल कितनी हो गई, 22 लैंग्वेज। तो ये आप लोग याद रखिएगा ट्रिक से। अब उसके बाद आता है आप लोगों का 22वें नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ याद रखना है कि मेघालय को असम से अलग कर दिया था। 22वां संविधान संशोधन था। यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी, यहाँ 2 स्टेट के बारे में बात की तो यहाँ भी 2 2, तो इससे एक रिलेट करके आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है 24 नंबर का 24वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इफेक्ट क्या याद रखना, पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड द एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट को पावर दे दी गई कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पोर्शन को अमेंड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट को भी इंक्लूड करके आप उसमें भी अमेंड कर सकते हैं। इससे पहले क्या होता था, जो हमारा आर्टिकल 13 था, इसमें ये चीज़ मेंशन थी, अगर स्टेट कोई भी लॉ बनाता है जो हमारे किसी भी तरीके से फंडामेंटल जो राइट है उनको करटेल करता है, तो वो जो लॉ इनवैलिड हो जाएगा।
लेकिन इसमें हमने पावर दे दी थी कि हाँ ये क्या है, इसको फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है। प्रेसिडेंट वाज बाउंड टू गिव हिज असेंट टू द बिल, दे प्रेसिडेंट को बाउंड कर दिया कि उसको अगर इस संविधान संशोधन से रिलेटेड अगर कोई बिल आएगा उसको अप्रूवल देना ही पड़ेगा। ये हमने बाउंड कर दिया था किसको, प्रेसिडेंट को, इस संविधान संशोधन के तहत 24। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये भी पूछा जाता है। इसमें क्या था, गवर्नमेंट हैव देयरफॉर द डिसाइडेड टू टर्मिनेट द प्रिवी पर्सिस एंड प्रिविलेजेज ऑफ द रूलर ऑफ द फॉर्मर इंडियन स्टेट। जब क्या हुआ था 1950 के आसपास, जब बहुत सारे हमारी 563 रियासतें थी, उनको जोड़ करके एक कंप्लीट भारत का निर्माण किया गया था। तो उन रियासतों को जोड़ने के लिए एक स्टेप चला गया था सरदार वल्लभ भाई जी पटेल जी के द्वारा कि जो भी राजा महाराजा हैं, जो उनके घर परिवार जो चले आ रहे हैं, उनको एक पैसा दिया जाता था कि आप लोग मर्ज हो जाइए, हम आपको इतना पैसा देते रहेंगे। तो उस पैसे को बाद में ख़त्म कर दिया गया था कि अब क्या जरूरत है, इक्वलिटी आनी चाहिए। स्टेट भी अपोज कर रहे थे कि डीपीएसपी के तहत सोशल इक्वलिटी को लाने के लिए, उसको इंदिरा गांधी के टाइम पर 1971 में ख़त्म कर दिया गया था। याद रखिएगा 26 अमेंडमेंट था, और क्या चीज़ थी मैं इसमें आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पर 27th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आप लोग को सिर्फ इतना याद रखना है कि इसके तहत अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम को यूटी बना दिया गया था। बात खत्म। दो चीज़ याद रखनी, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम बिकम्स यूटी अकॉर्डिंग टू 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब आता है 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें जो हमारी लोकसभा की सीट थी उनको इंक्रीज कर दिया था 525 से 545। बस बात खत्म। एक लाइन में आप लोग को याद रखना है 31st। उसके बाद आते हैं 35 और 36। ये दोनों अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, ये दोनों सिक्किम से रिलेटेड है। 1974 में ईयर भी आप लोग को याद रखना है। 35वां स्टेट जो 35 नंबर का जो संविधान संशोधन है, ये कहता है कि सिक्किम बिकम द एसोसिएट स्टेट। सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का स्टेटस दे दिया था अकॉर्डिंग टू 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और 36 अमेंडमेंट के तहत उसको हमने फुल फ्लेज स्टेट बना दिया था। कब, 1975 में। ये भी पूछा जाता है कि सिक्किम भारत का जो स्टेट है वो किस ईयर में बना था, तो क्या उत्तर हो जाएगा 1975। अगर आप लोगों ने अमेंडमेंट पढ़े तो आप लोग ऑप्शन से भी कर दोगे, क्योंकि अमेंडमेंट आप लोगों को पता है 94 में हुआ था, 1974 और 1975 में हुआ था। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई भी संविधान संशोधन है वो आता है आप लोग का 42वें नंबर का 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसको भी याद करने की ट्रिक होती है। यहाँ पर 4 और 2 इन दोनों अंकों का सम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर जो फाइनल डिजिट है, लास्ट डिजिट है, वो भी 6 आएगी। तो 1976 में हुआ था। इसमें की फैक्ट है, इसको क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें इतने चेंजेस कर दिए गए थे कि इसको क्या बुलाने लगे कि ये तो एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। और कितने आर्टिकल में अमेंड किया गया था, टोटल 52 आर्टिकल में अमेंड किया गया था। और 3 वर्ड जोड़े गए थे, ये भी आप लोगों से पूछा जाता है, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड जोड़े गए थे। पूछते हैं कि किस ईयर में जोड़े गए थे, तो 1976। किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़े गए थे, तो 42। इतनी चीज़ें याद रखनी। किसका टाइम पीरियड था, इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड था, इमरजेंसी का टाइम पीरियड था, तो इस वजह से उन्होंने चेंजेस कर दिए थे इतने इसमें। उसके बाद जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, ये हमने किससे ली है, यूएसएसआर से ली है, क्योंकि उस समय तो यूएसएसआर हुआ करता था। तो जो 10 फंडामेंटल ड्यूटी है वो किस आर्टिकल के तहत, 51A के तहत जोड़ी गई थी। पूछते हैं कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, 42nd। और क्या क्या हुआ था, मेड प्रेसिडेंट बाउंड टू एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। तो प्रेसिडेंट को बाउंड कर दिया कि उनको वर्क करना है कैबिनेट की एडवाइस के हिसाब से। 2 आर्टिकल और इंक्लूड किए गए, 323 का ए, 323 का बी, और एक पार्ट भी इंक्लूड किया गया 14th A। ये भी पूछा जाता है कि क्या था इसमें, ट्राइब्यूनल्स। बस इतना याद रखना है। 14th A आर्टिकल में क्या थे, ट्राइब्यूनल्स थे। आर्टिकल पूछे तो 323A, 323B। संविधान संशोधन पूछे तो 42, ईयर पूछे तो 1976। उसके बाद आता है टू प्रमोट द इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड द फ्री लीगल एड टू द पुअर। एक ये आर्टिकल जोड़ा गया था 39A। ये भी बहुत बार पूछा जाता है आर्टिकल, इसमें क्या चीज़ है, तो इक्वल जस्टिस के बारे में बात की है आर्टिकल 39A में। टू टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्क इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। जो हमारे वर्कर होते हैं उनके पार्टिसिपेशन को स्ट्रॉन्ग किया गया, एक अमेंडमेंट किया गया, आर्टिकल जोड़ा गया 43A किसके तहत, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। तो ये सारी चीज़ें थी। और क्या क्या और भी बता देता हूँ। एक आर्टिकल 40A जोड़ा गया था, इन्वायरमेंट को जो सेव करने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, 48A है, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा 42 अमेंडमेंट। उसके बाद एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स, आप लोगों का मीजर और प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइन एनिमल एंड बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वर मूव फ्रॉम द स्टेट लिस्ट। इससे पहले क्या हुआ था, तो जो हमारे एजुकेशन थे, फॉरेस्ट थे, या वेट एंड मेजर्समेंट थे, प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड, ये किस लिस्ट में आया करते थे, ये हमारे स्टेट लिस्ट में आया करते थे। अब इनको क्या किया, उनको वहाँ से हटा करके एक कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया, जिस पर आप लोगों की कोई भी रूल बना सकती है, सेंटर भी बना सकती है उस टॉपिक पर, और फिर स्टेट भी बना सकता है। वैलिड अगर दोनों केस में डिस्प्यूटेड हो तो वहाँ पर सेंटर का रूल एप्लीकेबल होगा। उसके बाद आता है 42 अमेंडमेंट सर्टेनली वाज वन ऑफ द मोस्ट डिस्प्यूटेड अमेंडमेंट। इमरजेंसी के टाइम पर किया गया था, तो और ये सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड अमेंडमेंट था जो इंदिरा गांधी के समय किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें जो 42वें संविधान संशोधन से पूछी जा सकती है, सारी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अब आता है नेक्स्ट आता है 44
तो इन दोनों का सम कितना होता है 8, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 8। ये इसकी ट्रिक हो जाएगी ईयर याद रखने की। इसमें क्या था, रिप्लेस द वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस। पहले क्या होता था, इमरजेंसी जो है ना इंटरनल डिस्टर्बेंस के तहत लगा दी गई थी 1975 में। उसको ख़त्म करने के लिए कि इस तरह से कोई भी इमरजेंसी लगा देगा, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं थी, तो एक वर्ड जोड़ा गया था आर्म रेबेलियन इन आर्टिकल 352। अब 352 में जब तक आर्म रिबेलियन नहीं होगा तब तक आप लोग इमरजेंसी को नहीं लगा सकते हैं। तो ये वर्ड जोड़ा गया था। ये भी पूछते हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत आर्म रिबेलियन वर्ड जोड़ा गया था, तो आप लोग का उत्तर हो जाएगा 44। और राइट टू प्रॉपर्टी क्या था, उसको हटा दिया फ्रॉम द फंडामेंटल राइट। ये क्या हुआ करता था, फंडामेंटल राइट हुआ करता था आर्टिकल 31 के तहत। अब उसको हटा करके किस में रख दिया, एक लीगल राइट बना दिया आर्टिकल 300A के तहत। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है 44वें संविधान संशोधन से। एक चीज़ और थी, एन इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एडवाइस टेंडर टू द प्रेसिडेंट बाय द कैबिनेट। तो जो भी कैबिनेट की रिटन एडवाइस होगी उसी के बेसिस पर ही इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जा सकता है। पहले क्या आता था, बोल दिया कि इमरजेंसी लग गई है तो वो हो गया। तो अब क्या आता है, एक रिटन एडवाइस होगी तभी आप लोग की इमरजेंसी लगेगी। टर्म ऑफ द लोकसभा विधानसभा रिड्यूस फ्रॉम 6 साल। तो जो 6 साल किया था हमने 42वें संविधान संशोधन से उसको 6 साल कर दिया था, फिर 44वें संविधान संशोधन से उसको वापस से 5 ईयर कर दिया था। किसका टर्म, लोकसभा का एंड विधानसभा का। तो ये थी आप लोग का 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब चलते हैं 52, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किस ईयर में हुआ था, ये हुआ था आप लोग का 1985 में। इसका ईयर आप लोग को याद रखना है। ये था 52वां संविधान संशोधन, और इसको बोलते हैं दल बदल वाला। तो जो दल बदल लेते हैं ना, जो हमारे विधायक वगैरह होते हैं इस दल से उस दल में, तो उनको कर्टेन करने के लिए, उनको रोकने के लिए एक अमेंडमेंट किया गया था। ये कौन सा था, 52। दल बदल याद रखना है, या फिर एंटी डिफेक्शन याद रखिए कि एंटी डिफेक्शन लॉ किस अमेंडमेंट के तहत आया था, तो 52 किस ईयर में आया था, 1985। बस इतनी चीज़ याद रखनी। कौन सा शेड्यूल जोड़ा गया था, 10th शेड्यूल जोड़ा गया था। तो 52 याद रखिए, 10th शेड्यूल याद रखिए, एंटी डिफेक्शन याद रखिए। 9th शेड्यूल में मैं आपको क्या बताया था अभी, वो क्या नाम आप लोग का, जमींदारी सिस्टम वाला। अब आता है नेक्स्ट 53 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसमें क्या था, मोस्टली रिव्यू ऑन द मिजोरम। तो इसमें मिजोरम के बारे में बात की गई। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 53। उसके बाद आता है 55 55वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ईयर आप लोग को याद नहीं रखना, ईयर आपने यहाँ लिख भी दिया 1986 याद रखिए। कन्फर्ड स्टेट्यूट ऑन द यूनियन टेरिटरी ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। तो ये किसके बारे में बात करता है, अरुणाचल प्रदेश के बारे में, 55। उसके बाद आया 56, ये आप लोग का गोवा के बारे में। गोवा दमन द्वीप को यूटी बना दिया गया था अकॉर्डिंग टू 1987। तो आप स्टेट बना दिया गया था 1987 में। पूछते हैं कि गोवा स्टेट कब बना था, तो 1987 इसका करेक्ट उत्तर होगा। 1987 में गोवा को एक स्टेट का स्टेटस दे दिया था। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, 56। अब चलते हैं नेक्स्ट आता है आप लोग का 60 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 60वें नंबर का। इसका ईयर याद रखना आप लोगों को, 1988 था। इसमें क्या आता था, एनुअल सेलिंग ऑफ द प्रोफेशनल टैक्स ट्रेड कॉलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट वाज रेज फ्रॉम 250 टू 2500 रुपये इंक्रीज कर दी थी। जो स्टेट वगैरह टैक्सेस लेते हैं, ड्यूटी वगैरह लेते हैं, तो उनको इंक्रीज कर दिया गया था इस संविधान संशोधन के तहत। ये 60 हुआ था। और कितने से कितने, 250 से 2500। ये आप लोग का पूछा गया है, 1-2 साल पहले ही एसएससी में पूछा गया था, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है। ये था 60 नंबर का। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये आप लोग का जो EPFO स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो वोटिंग की एज है 21 से 18 कर दी गई थी। तो कौन सा था वो, 61 था। इसका ईयर याद रखने की ट्रिक क्या, यहाँ 1 है तो 1 में आप लोग को अधूरा सा लग रहा है, इसको पूरा करने के लिए इसमें 9 की कमी है, तो ये हो जाएगा 10, तो 10 पूरा सा लगेगा। तो यहाँ पर 1989 इसका ईयर याद रखने की ट्रिक है। या फिर यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 कम है, ये 1991 इस वजह से भी याद रख सकते। कैसे भी आप लोगों को सिर्फ याद रखना है। तो इसमें हमारी जो वोटिंग की एज थी 21 से 18 कर दी गई थी आर्टिकल 326 के तहत। अब आता है 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस ईयर में हुआ था, 1990 में हुआ था। तो इसमें क्या था, प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो इसमें क्या था, हमारे जो SC एंड ST के लिए कमीशन बना दिए गए थे। किसमें, 1990 में, 1990 में। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 65। अब चलते हैं 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस ईयर में हुआ था, 1991 में हुआ था। इसमें क्या, दिल्ली को क्या बना दिया था हमने, NCT नेशनल कैपिटल रीजन। ईयर भी आप लोगों से पूछा जाता है कि NCR कब बना था, तो 1991 होगा तो भी सही होगा, 1992 होगा तो भी सही होगा। और जो हमारी दिल्ली है उसमें 70 सीटें हैं, और 7 उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितनी सीटें हैं, 7 होती हैं, जो 7 बनते हैं, 7 मेंबर। तो याद रखिएगा, दिल्ली से कौन सा संविधान संशोधन रिलेटेड है, 69, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। नेक्स्ट आता है आप लोग का 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये किस ईयर में हुआ था, 1992 में हुआ था। इसमें क्या था, जो हमारे इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं ना, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो वो कौन सी थी, दो हमारी यूटी थी, दिल्ली एंड पुडुचेरी के जो हमारे इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसमें, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। बाकी यूटी के नहीं करते हैं, तो सिर्फ 2 यूटी थी। 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और ये तो मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ईयर 1992 में हुआ था। और 3 लैंग्वेज कौन सी जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। बस बात खत्म।
उसके बाद आता है 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में हुआ था ये। इसमें हमारी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था। 73 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला अमेंडमेंट है जो किसी भी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। 73 एंड 74, 42 वाला भी पूछते हैं और 44 वाला भी। इसके बाद नेक्स्ट आएगा आप लोग का 74। इसमें क्या था, हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ थी उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था नगर पालिका को। किस ईयर में? 1992। कौन सा अमेंडमेंट? 74। उसके बाद आता है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस ईयर में हुआ था? 2002। 8 में से 6 जाके 2 बनते हैं और 6 से स्टार्ट हो जाएगा कि 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों को, यहाँ 6 to 14 ईयर बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत आया था। ये 86 था और ईयर कौन सा था? ये आप लोग का 2002 था। अब आता है 89 वाला। इसमें क्या था, हमारा जो 2003 में हुआ था, तो इसमें एक अमेंड कर दिया आर्टिकल 338 में, और जो हमारे SC ST के पहले एक ही कमीशन हुआ करता था उनको अलग कर दिया। एस्टेब्लिश द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, तो इन दोनों को अलग कर दिया था 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो कमीशन बनाए गए थे शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए। उसके बाद 91 वाला किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसमें क्या था, अमेंड आर्टिकल 75 को अमेंड किया गया था। लिमिट द नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है उसमें उसके जो नंबर होते हैं उसको लिमिट कर दिया था। कितने होते हैं? द टोटल नंबर ऑफ द मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड द 15%। वो जितने भी उसकी उस मेंबर जो है टोटल मेंबर का 15% से ज़्यादा आप लोग मिनिस्टर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंक्लूड नहीं कर सकते, तो मैक्सिमम 15% ऑन द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। जितने भी मेंबर होंगे उसका 15% ही आप लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इलेक्ट कर सकते हैं। अब आता है 92 वाला, ये भी आप लोग का लैंग्वेज वाला है, 2003 में हुआ था। ईयर भी याद रखना है। 4 लैंग्वेज कौन कौन सी जोड़ी गई थी? बोडो, डोगरी, संथाली, मैनथाली। आप लोगों से पूछेगा इनमें से कौन सी लैंग्वेज नहीं जोड़ी गई थी, तो आप लोगों को चारों पता होनी चाहिए। आप लोगों से पूछा किस ईयर में जोड़ी गई थी, तो 2003। आप लोगों से पूछेगा कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ी गई थी, तो 92। यहीं पर मैं आप लोग को वाले भी बता देता हूँ। 21वें में आप लोग की कौन सी जोड़ी? सिंधी। और 71वें में आप लोग की कौन सी जोड़ी? कोंकणी, मैनपुरी, कोंकणी थी और क्या नाम, नेपाली थी और मणिपुरी थी। 3 वहाँ जोड़ी थी, 1 यहाँ जोड़ी थी और 4 यहाँ 8 जोड़कर 14 और 8 22 हो गई थी। 94 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसमें क्या था, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर वाज प्रपोज इन न्यूली क्रिएटेड स्टेटेड झारखंड एंड छत्तीसगढ़। झारखंड एंड छत्तीसगढ़ में ट्राइबल वेलफेयर के लिए एक मिनिस्टर होना चाहिए। ये बात कौन से संविधान संशोधन में की गई थी? 94 में। बस इतना याद रखना आप लोग को, और कुछ नहीं याद रखना इसमें क्या था, क्या चीज़ें थी। अब आता है 96 वाला। 96 का भी हो तो 2011 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईयर भी याद रखिएगा। पहले क्या हुआ करता था? उड़िया फॉर द उड़िया, तो उड़िया की जगह क्या कर दिया हमने? उड़िया कर दिया। किसमें? ये लैंग्वेज है उड़ीसा वाली। ये था आप लोग का 96 अमेंडमेंट। अब चलते 99, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। अब ये किस ईयर में हुआ था? 2014 में हुआ था। ईयर भी आप लोग को याद रखना है। इन्होंने क्या, रिप्लेसमेंट ऑफ द कोलेजियम सिस्टम पे। अभी क्या होता है, अभी भी करंट में यही है कोलेजियम सिस्टम। ये क्या होता है सर? तो जो भी हमारे चीफ जस्टिस होते हैं उनको अपॉइंट करने का एक कोलेजियम सिस्टम है कि जो हमारे अपॉइंटमेंट जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में जो जज अपॉइंट किए जाएंगे तो वो कोलेजियम सिस्टम के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। तो उसको हमने ख़त्म कर दिया कोलेजियम सिस्टम को, और एक नए अलग से हमने इंक्लूड कर दिया NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, कि ये अपॉइंट करेगा जजेज को। लेकिन बाद में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट 2015 में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है और इसको इनवैलिड कर देता है, और वापस से वही रिवाइव कर देता है कि कोलेजियम सिस्टम ही जज की नियुक्ति करेगा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था जो अमेंडमेंट 99 हुआ था, 2014 में हुआ था। तो वो तो वही बात होगी कि आप हमारी चीज़ें हम खुद को ही अपॉइंट करेंगे। यह था हमारा 99 वाला। अब आता है 100 नंबर का, 100 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2015 में हुआ था। ईयर भी याद रखना है। हमने क्या किया था, कुछ क्षेत्र हमने बांग्लादेश को दे दिए थे, कुछ एरिया हमने, कुछ गांव हमने बांग्लादेश से इंडिया में इंक्लूड कर लिए थे, वेस्ट बंगाल के आसपास। तो बस एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत? 100, ईयर 2015। अब आता है 101वां, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या था, हमारे देश में GST लागू किया था। तो ईयर भी आप याद रखना, 2016 में ये अमेंडमेंट हुआ था। अब GST से रिलेटेड 4-5 फैक्ट मैंने लिख दिए जो आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये GST था, फुल फॉर्म आप लोग को पता ही है, और किस मॉडल पर बेस्ड है? फ्रांस के द्वारा दुनिया में पहली बार GST को इम्प्लीमेंट किया गया था। इंडिया का GST कनाडियन मॉडल पर आधारित है। GST इन इंडिया वाज मेन द रिकमेंडेशन, कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था? विजय केलकर कमेटी ने। और कब इसको GST डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को GST को इम्प्लीमेंट किया गया था। पहला स्टेट जिसने GST को इम्प्लीमेंट किया था वो था आप लोगों का असम। अब आता है 102वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2018। इसमें हमने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो हमारी OBC होता उनके लिए कमीशन अलग से बना दिया था कि संविधान संशोधन के तहत 102वां किस ईयर में होता? 2018 में। 2 में 8 की कमी लग रही है तो इससे 20 हो जाएगा पूरा, और ये एक पूरा नंबर लगेगा। तो ये ट्रिक है। 102 वाला कब हुआ था? 2018। मैंने तो ऐसे याद रख रखा है, तो ये NCBC बना था। उसके बाद आता है नेक्स्ट 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये किस ईयर में होता? 2019 में हुआ था।
रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 10% का EWS को रिजर्वेशन दे दिया था किस संविधान संशोधन के तहत 103वां किस ईयर में 2009 में 19 में। अब आता है नेक्स्ट आता है आप लोग का 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस ईयर में हुआ, ये 2020 में हुआ था। इसमें क्या था, हाँ जो हमने इसमें था टू एक्सटेंड द रिजर्वेशन सीट्स फॉर द SC/ST इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली फ्रॉम द 70 ईयर टू 80 ईयर, 10 साल के लिए उसको बढ़ा दिया गया था 70 to 80 ईयर। रिमूव द रिजर्वेशन सीट फॉर द एंग्लो इंडियन, जो एंग्लो इंडियन की सीट्स थी लोकसभा से एंड स्टेट असेंबली से उसको हटा दिया है, तो उसको नहीं इंक्रीज किया है, बाकी तो उसके लिए हमने बढ़ा दिया जो SC/ST का रिजर्वेशन होता है किस संविधान संशोधन के तहत 104, उसको हर 10 साल के लिए बढ़ाते हैं। 105वां जो लेटेस्ट है, ये इससे बाद का कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ है, आज तक जो अमेंडमेंट हो चुके हैं हमारे संविधान में टोटल 105 है। जो लेटेस्ट हुआ 105 वाला ये 2021 में हुआ था। इसमें क्या चीज़ मेंशन है, तो इसमें हमने क्या किया, जो स्टेट होते हैं स्टेट को पावर दे दी है कि वो अपनी खुद की जो बैकवर्ड क्लासेस है उनकी जो कैटेगरी है उसको डिसाइड कर सकते हैं। पहले क्या करता था, हमारी जो स्टेट वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिडेंट, उसके आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती थी OBC कौन होंगे, बैकवर्ड क्लासेस कौन होंगी। अब हमने क्या किया, एक अमेंडमेंट किया और प्रेसिडेंट से पावर हटा करके स्टेट को दे दी कि आप लोग खुद डिसाइड करिए कि उस स्टेट में बैकवर्ड क्लासेस की कैटेगरी क्या क्या होनी चाहिए, कौन होने चाहिए। आइडेंटिफाई स्टेट इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। तो ये था आप लोगों का SEBC जो 105वां अमेंडमेंट था, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट था। इसके बाद कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ है। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है मैंने आप लोगों को सारे रिवाइज़ करवा दिए हैं, सारे बता दिए हैं, एक एक चीज़ें बता दिए हैं, और जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने सारे यहाँ पर लेके भी दिए हैं कि हम लोगों ने कितने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए हैं। अगर आप लोगों को किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को समझने में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हूँ, पॉलिटी आती है, तो ये 20 से 25 मिनट के वीडियो को देखकर जाइएगा, आप लोगों का अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने वाला है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, जिससे अगर कोई भी अपडेट आती है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आपको इन्फॉर्मेशन iStudy चैनल से मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।